हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज टाइप की ही चलाई गई है, जिसमें डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें अभी हमने 2 दिन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 84 डेज और 83 डेज आपके लेफ्ट हो गए हैं। आज आपका 82 दिन यानी कि 25 मई 2025 तक देखा जाए तो आपके 82 दिन 25 तारीख को होते हैं। तो उसी टारगेट के अकॉर्डिंग ये सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि ये आपका डेली प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। तो अभी तक हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व किया पहली और दूसरी वीडियो के अंतर्गत। फिर आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके मॉडर्न इंडिया के हैं। तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट भी आपका मेंशन कर दिया जाएगा। और अब आगे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, कि जैसे कि कल हमने पॉलिटी का कराया था, आज हिस्ट्री का हो गया, फिर इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो पूरा ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, ये सब्जेक्ट वाइज कवर हो जाएंगे, ताकि ये रहे कि आपको प्रैक्टिस मतलब कि जो भी सब्जेक्ट पढ़े रहे तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो वो आपके लिए आसानी रहती है। तो उसी टारगेट पे किया गया है। और आपके इसको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टारगेट है। अब चलते हैं हम आगे की ओर, अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने कब पड़ी थी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब रखी जाती है, वह जब आईएएस 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली कब रखी जाती है। ऑप्शन ए 1833 में, 18 ऑप्शन बी 1835 के मैकाले स्मरण पत्र में, ऑप्शन सी 1882 का हंटर आयोग, और ऑप्शन डी 1854 का वुड का डिस्पैच। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो सर्वप्रथम जब आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत होती है तो वह 1835 का जो मैकाले का स्मरण पत्र होता है उनके द्वारा रखी जाती है। और मैकाले ही है जिनके द्वारा कहा गया था कि पूरे मतलब कि उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो ब्रिटिश भारत की एक अलमारी की तुलना भारत और अरब के जो साहित्य संग्रहालय है उसके बारे में की हुई थी, कि यहाँ का पूरा एक साहित्य संग्रहालय और ब्रिटिश की एक अलमारी दोनों की कंपैरिजन की जाए तो ये बराबर है। तो इस तरीके से मैकाले के द्वारा कहा गया था। और मैकाले ही है जिनने सर्वप्रथम आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी हुई थी। तो इसके साथ ही ऑप्शन बी होगा। तो व्याख्या के अंतर्गत देखा जाए तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र में पड़ी हुई थी। और मैकाले ने ही भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों से व्यक्त किया था। और यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो इस तरीके से ये मैकाले के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, और इसी तरीके के स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर इनका ये जो पत्र है उसको जारी किया गया था। और 7 मार्च 1835 को इस मैकाले के दृष्टिकोण को अपना लिया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि मैकाले के स्मरण पत्र के माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जाती है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें प्रश्न आता है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये आपका 2018 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको बताना है संस्थापक और संस्थान के बारे में। तो बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है किससे संबंधित है, विलियम जॉन से। कलकत्ता का मदरसा वॉरेन हेस्टिंग से। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली से। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी में केवल 1 3। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सही सुमेलित है और कौन किससे संबंधित है। तो इसमें देखा जाए तो आपका मतलब कि जो दूसरा वाला है वो बस से सुमेलित है, कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की जाती है। तो इसी के साथ ही ऑप्शन बी होगा। और आपका पहला और जो तीसरा कथन है वह गलत है, मतलब कि ये जो इसके अंतर्गत युग्म सुमेलित करने के लिए दिए गए हैं तो ये आपका गलत होता है। और इसमें आपका दूसरा कथन जो है वह सत्य है, पहला तीसरा इसमें गलत होता है। तो ऑप्शन बी के अंतर्गत बात करें तो इसमें आता है कि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, जोनाथन डंकन के द्वारा, ना कि
विलियम जोन्स के द्वारा। कब होती है? 1781 में 91 में होती है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? ये होती है 1800 ईस्वी में। लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलीजली के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो ये बनारस का संस्कृत कॉलेज, और आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि सबसे पहले होती है कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। फिर होती है बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में, मतलब कि कलकत्ता मदरसा बनने के ठीक 10 साल बाद संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलीजली इसके संस्थापक रहते हैं, और ये 1800 में इसकी स्थापना होती है। तो इसके 9 साल बाद होती है। तो इस तरीके से इनका ये सिक्वेंस है। अब आते हैं हम नेक्स्ट की बेलीजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो इसमें आपको इसका ऑब्जेक्ट बताना है कि जो बेलीजली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, इसका क्या ऑब्जेक्ट था? क्या ऑब्जेक्ट था कलकत्ता में जब इसकी स्थापना की जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है कि उसने लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। ऑप्शन बी दिया गया है कि उसे भारत में पाश्चात्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना था। ऑप्शन सी दिया गया है कि विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। ऑप्शन डी दिया गया है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसके अंतर्गत बात किया जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये इनका जो ऑब्जेक्ट था वह ब्रिटिश नागरिकों में भारत के प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। इसी कारण से बेलीजली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो क्वेश्चन है आपका आईएएस प्री में 2020 में इस प्रश्न को पूछा जाता है, और इसका जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में होती है, और इसके तत्कालीन गवर्नर बेलीजली होते हैं, और ये इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना था। तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत ये आपका ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि नील विद्रोह की घटनाओं पर विचार करना है। ये आईएएस के प्री में आपका 1999 में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पहला कथन दिया गया है नील विद्रोह, दूसरा दिया गया है संथाल विद्रोह, तीसरा दिया गया है दक्कन दंगे, और चौथा दिया गया है सिपाही विद्रोह। तो इसमें बताना है कि कौन सा विद्रोह किससे संबंधित है। तो इसमें सही कालानुक्रम को बताना है, जिसमें ऑप्शन ए के अंतर्गत 4 2 1 3 दिया है, ऑप्शन बी के अंतर्गत 4 2 3 1, और ऑप्शन सी के अंतर्गत 2 4 3 1, और ऑप्शन डी के अंतर्गत 2 4 1 3। तो इसमें आपका बताना है कि कौन-सा सही है? तो ये सबसे पहले तो आपका होता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह होता है। फिर आपका होता है 1857 की जब क्रांति होती है, तो उस टाइम पर सिपाही विद्रोह होता है। फिर इसके बाद होता है आपका नील विद्रोह, और उसके बाद होता है दक्कन दंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो बी है वो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी जो है वह सही होता है, जिसमें 2 4 1 3 के फॉर्म में ये सही है। अब इनकी डेटों के बारे में जान लेते हैं। तो इनमें सर्वप्रथम देखते हैं कि जब संथाल विद्रोह जो है वह 1855 से 56 के बीच में होता है। फिर आपका जो सिपाही विद्रोह है वो 1857 ईस्वी में होता है। नील विद्रोह जो आता है 1859 से 60 के बीच में होता है, और दक्कन विद्रोह जो है वह 1875 ईस्वी में होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख विद्रोह हैं जिसके अंतर्गत ये प्रमुख कालानुक्रम दिए गए हैं। तो सबसे पहले होगा संथाल 1855 से 56, सिपाही 1857 इसके जस्ट 1 साल बाद, नील विद्रोह इसके 2 साल बाद 1859 से 60 के बीच में, दक्कन विद्रोह टोटल 15 साल बाद, नील विद्रोह के 75 में होता है। तो इस तरीके से इनका एक क्रम है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है। ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है सूची 1 और सूची 2। मोपला विद्रोह केरल, पावना विद्रोह बिहार, एका आंदोलन बंगाल, बिरसा मुंडा विद्रोह अवध होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा इनका मतलब कि कौन किससे सुमेलित है। कौन किससे सम्मिलित है, तो इसके अंतर्गत देखते हैं, जैसे कि मोपला विद्रोह कहाँ पर होता है? ये आपका केरल में होता है।
पावना विद्रोह कहाँ पर होता है? पावना विद्रोह जो है आपका वो होता है बंगाल में होता है। और एका विद्रोह कहाँ पर होता है? ये होता है आपका अवध में होता है। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है वह आपका बिहार में होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए इसके अंतर्गत सही होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा, जिसमें पहले का एक, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने के पहले फिर से इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में होता है। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के बीच पावना बंगाल में होता है। एका आंदोलन अवध में 1921 ईस्वी में होता है तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 के बीच में होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख विद्रोह हैं जो इन समय काल में होते हैं। तो इन विद्रोहों के ये क्रम है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा जिसमें सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी चार्ल्स विलिंगसन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें कौन सा आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये आता है आपका ऑप्शन बी कि इसमें चार्ल्स विलिंगसन होगा, कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंगसन के द्वारा किया जाता है। और ये आपका 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉरेन हेस्टिंग ने चार्ल्स विलिंगसन में भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने की हुई थी, मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी हुई थी। तो इस तरीके से इसका ये आपका उत्तर होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वुड डिस्पैच के बारे में। वुड डिस्पैच के बारे में हम देखते हैं। डिस्पैच के बारे में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जैसे कि पहला कथन दिया गया है सहायता अनुदान व्यवस्था, यानी कि ग्रांट्स इन एड्स शुरू की गई। और दूसरा दिया गया है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। और तीसरा दिया गया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं। कि वुड डिस्पैच के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है। तो वुड डिस्पैच के संदर्भ में बताना है, जिसमें ये आपका देखा जाए तो आईएएस में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी होता है एक और तीन, और ऑप्शन डी होता है एक दो तीन। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए होता है, क्योंकि इसमें जो पेड्रोस वुड डिस्पैच के बारे में जो कहा गया था, यानी कि सत्य कथन के बारे में, तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रांट्स एंड नेट्स की जो शुरुआत है वह वुड डिस्पैच के द्वारा की जाती है। दूसरा आता है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की जाती है। तो दूसरा कथन ये आपका इसके अंतर्गत सत्य है। लेकिन तीसरा कथन जो है वह आपका सत्य नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वुड डिस्पैच यानी कि वुड का जो घोषणा पत्र आया हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में से जारी किया जाता है। तो ये आपका कई बार पूछा जाता है कि बुट का जो डिस्पैच आयोग है, यानी कि बुट आयोग घोषणा पत्र है, तो इसे सर्वप्रथम मतलब कि किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, या फिर ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। तो चार्ल्स के द्वारा 1854 में किया जाता है। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जाती है, और इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। और इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वह
बोर्ड के डिस्पैच आयोग को यानी कि घोषणा पत्र को कहा जाता है। और प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया। और इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। और इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो और शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बुट का जो घोषणा पत्र आया था जिसमें ये सभी स्टेटमेंट दिए गए थे। और ये आपके आपके एग्जाम में आते भी हैं, बुट के डिस्पैच घोषणा पत्र के द्वारा। और इस तरीके से आपका 2018 में भी पूछा गया है, तो आपके इसमें आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया हुआ था। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा रद्द किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ये आपका बीपी जैसे कि आईएएस में 2005 में पूछा गया और बीपीएससी के प्री एग्जाम में 1994 में पूछा गया था। तो फैक्चुअल क्वेश्चन का भी ये रिपीटेशन होता है, ये एक तरीके से फैक्चुअली क्वेश्चन है। तो इसका जो घोषणा पत्र कब होता है, तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा इस प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी के अंतर्गत व्याख्या को देखते हैं। क्या लॉर्ड रिपन जो है 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा अधीन प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के पत्रों के माध्यम से ही स्वतंत्रता दे दी गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में इसे पारित हुआ और इस अधिनियम को मुहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। तो मुहबंद करने वाला अधिनियम पूछा जाए कि ये कौन सा है, तो ये एक तरीके से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जिसमें देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है। और इसमें भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता दी जाती है। और इनका कार्यकाल जो होता है वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो पारित होता है। और लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 1876 से 1880। और इसे पारित कब किया जाता है, 1878 में। और इस पर प्रतिबंध कब लगता है, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया जाता है 1882 में। तो इस तरीके से इसका ये एक पृष्ठभूमि है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो इनके अंतर्गत बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये आईएएस प्री में 2007 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा समाचार पत्र है जो सोम प्रकाश द्वारा मतलब कि नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये ऑप्शन बी होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। और यह जो साप्ताहिक पत्र था इसे बांग्ला साप्ताहिक पत्र था और इसमें प्रकाशन 1878 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों को समर्थन किया हुआ था। तो क्या किया गया था कि नील आंदोलन का जो समर्थन था, इस किसानों के हितों के अंतर्गत इसका समर्थन किया गया था। तो इस तरीके से ये समाचार पत्र के बारे में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आज हमारा 82 वर्किंग दिन है पर फिनिश होता है। लास्ट हमने 83 दिन को कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये जरूर देखें। इसकी यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसकी लिंक है। तो आप वहां से इसकी लिंक को भी मतलब की पीडीएफ है तो वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।